हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जिससे पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बहुत ही शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग नोट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टिंग्विशिंग अलाइव एंड नॉट अलाइव। तो ऐसा एग्जाम्पल हो अपने सामने जिसमें जैसे कि कोई डॉग रनिंग कर रहा है, काउ च्यूइंग कर रही है, या फिर मैन है जो शाउटिंग कर रहा है। ये सभी मूवमेंट और साउंड को इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सभी किसको इंडिकेट कर रहे हैं? लाइफ को कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हम कोई सो रहे हैं, सोने के बाद में भी अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक तरीके से अपने लिविंग बीइंग्स को या अपनी लाइफ को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से जैसे प्लांट है, प्लांट भी ग्रोथ शो करते हैं, ब्रीदिंग शो करते हैं, या फिर कुछ मूवमेंट्स वो डायरेक्टली शो नहीं करते हैं लेकिन ग्रोथ के द्वारा विजिबल होता है। तो ये भी एक तरीके से उनके अलाइवनेस को दिखाता है। अब हमारे जैसे लाइफ के एविडेंस क्या क्या है? मूवमेंट है, ग्रोथ है, जो कि प्लांट्स में डायरेक्टली इनविजिबल होती है, लेकिन ब्रीदिंग है, ये सभी एविडेंस ऑफ लाइफ में ले सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल मूवमेंट्स होती है जैसे कि मॉलिक्यूलर लेवल की मूवमेंट्स, ये सभी एविडेंस ऑफ लाइफ तो है लेकिन ये इनविजिबल है। इसी तरीके से अपने सामने क्वेश्चन आए कि वायरस है वो लाइव है या अलाइव, तो बायोलॉजिस्ट उसको लाइव बोलते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जब तक किसी इन्फेक्ट की सेल में एंटर नहीं करता है तब तक उसके अंदर उसकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कंप्लीट नहीं होती है, जिसके कारण वो अलाइव की तरह अपना जो अलाइव की तरह अपने अलाइव की तरह रहता है। इसी तरह डेड या इसको अपन नॉट अलाइव बोल सकते हैं। अपने जो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, क्या वो अपनी लाइफ के लिए नीडेड हैं, आवश्यक हैं? तो हम देखते हैं कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर टिश्यू है, सेल्स हैं, या टिश्यू से स्मॉलर सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और ये सभी कंपोनेंट्स इस तरीके से एंगेज्ड रहते हैं कि आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन के द्वारा, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा बहुत सारी प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं। इसमें जैसे कि डाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना है। तो ये सभी किसके इफेक्ट, ये सभी के सभी क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसी तरीके से इन इफेक्ट्स का, इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, इनका एनवायरनमेंट का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बच्चों, ये जो एनवायरनमेंट है ये अपने ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्डर्ड जो नेचर है उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही ब्रेक डाउन होता है। और जैसे मेंटेनेंस ऑफ लाइफ है या ऑर्गेनिज्म है, ये जब तक इनके द्वारा लिया हुआ फूड है, इनटेक किया हुआ फूड है, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इनको किसी भी तरीके की जो रिपेयरिंग है या फिर मेंटेनेंस स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस हैं, उनके ऊपर भी देखें तो ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा बने होते हैं, और आपस में ये मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ सेल के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। अब हम, ये तो इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत नॉर्मली, अब हम जो मेनली अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए हम देखते हैं कि लाइफ चलती कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होती है एनर्जी। और बच्चों, एनर्जी जिस चीज़ से आती है वो होता है फूड, और फूड में भी कौन सा? जो न्यूट्रिशन रिच होता है। तो पहले हम फूड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी कैसे प्राप्त होती है वो, और जो न्यूट्रिशंस है वो न्यूट्रिशंस किस किस काम में आते हैं, ये सभी के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मेंटेनेंस फंक्शन। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। अगर मान लो कोई आदमी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आराम से स्लीपिंग पोस्चर में है या फिर रेस्ट में है,
सिटिंग है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो भी उनके अंदर मेंटेनेंस की प्रोसेस कंटिन्यूसली रन करती रहती है। तो जो लाइफ प्रोसेस हैं ये आपस में टुगेदर परफॉर्म करके ही आगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, नीड ऑफ एनर्जी, इन सभी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। क्यों एनर्जी के द्वारा ही अगर कोई डैमेज लाइफ प्रोसेस में कोई, या फिर अपने सेल के अंदर, या ग्रोथ के लिए, डाइजेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमने जो इनटेक किया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये सभी कहाँ से आता है? फूड के द्वारा। अब देखो, जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन है वो ही एनर्जी का ट्रांसफ़र या एनर्जी का सोर्स होता है। अब ये एनर्जी है किसके लिए काम आती है? जैसे बॉडी साइज को ग्रो करने के लिए। ये सभी जो एडिशनल रॉ मटेरियल्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी लिए जाते हैं, और ये जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनमें से मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशंस हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इन न्यूट्रिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्स द ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस। देखो, एनर्जी सोर्स हैं वो भी वेरी करते हैं। कैसे वेरी करेंगे? बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से भी एनर्जी के सोर्स वेरी करते हैं। तो देखो, यूनिफॉर्म एनर्जी कन्वर्जन, तो कन्वर्टेड टू द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग सोर्स एंड ग्रोथ। ये जितने भी मोलिकुलर मूवमेंट्स हैं ये मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें साइज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्टिंग रिएक्शंस आर कॉमन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्टिंग रिएक्शंस हैं ये सभी एनर्जी के ब्रेकडाउन के अंदर कंप्लीट होती है। अब इन सभी एनर्जी बनाने में या इसको यूटिलाइज होने में ऑक्सीजन का क्या रोल है? तो जो ऑक्सीजन मेनली कहाँ से आती है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और किसके द्वारा आती है? रेस्पिरेशन के द्वारा। तो जो हमें बॉडी को रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ये इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी होती है, और इसके द्वारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है जो कि सेलुलर नीड्स या सेलुलर लेवल पे होता है। अब इस सेलुलर लेवल की बात आ रही है तो ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल के हिसाब से दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे कि फूड को इनटेक किया जा सके या गैसों को एक्सचेंज किया जा सके या फिर वेस्ट रिमूव किया जा सके। ये सारा का सारा किसके द्वारा होता है? एंटायर सरफेस के द्वारा होता है, और ये सारी सरफेस किसके, उसके सराउंडिंग जो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल्ड उसके एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होते हैं, तो उसके द्वारा डायरेक्ट उसमें डिफ्यूज़न के द्वारा छोड़ दिया जाता है। जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी साइज़, बॉडी की साइज़ इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, जिसके कारण उसके सभी सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है, और नहीं आएगी तो इसमें जो डिफ्यूज़न था सिंगल सेल में, डिफ्यूज़न प्रोसेस थी, इस डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या वेस्ट रिमूवल है, ये सभी इनसफिशिएंट होगा। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ या ऑर्गन्स ये फिर सिस्टम्स होते हैं। तो देखो, ये जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं ये आपस स्पेशलाइज्ड फंक्शन किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? वेरियस फंक्शंस के लिए। तो इनमें से एक फंक्शन कौन सा है? इनटेक ऑफ फूड एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों, अगर मान लो कि फूड भी इनटेक हो गया, ऑक्सीजन भी इनटेक हो गई बॉडी के अंदर, तो इसको बॉडी पार्ट्स तक, सेल तक कैसे लेकर जाएंगे? तो इसको लेकर जाने के लिए होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये फूड और ऑक्सीजन को वन प्लेस टू अदर प्लेस तक लेकर जाता है और पूरी बॉडी के अंदर इसको ले जाने का काम करता है। इसके लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। अब बच्चों, सारे के सारा जो फूड है या ऑक्सीजन है ये सेलुलर लेवल तक पहुंच चुकी है। वहाँ पहुंचने के बाद में क्या होगा?
वहाँ पहुँचने के बाद में इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होगी, जिसके द्वारा बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे। और ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये किसके कारण निकले हैं? क्योंकि अपना जो फूड था वो कैसा था? कार्बन बेस्ड। तो जो कार्बन सोर्स के कारण और ऑक्सीजन के कारण कुछ हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। और बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रेशन। और इस एक्सक्रेशन करने के लिए बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है? तो उसके लिए हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। भले ही वो हम वॉकिंग करें, राइडिंग करें, या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए या फिर बॉडी के मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और ये कहाँ से मिलता है? मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। तो नीडेड टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस। और इन सब के लिए सोर्स क्या है? एनर्जी के लिए या फिर जो मटेरियल है अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए, इसका सोर्स होता है फूड। ये सोर्स है, ये हम कैसे लेते हैं? बाय ईटिंग आउटसाइड बॉडी। तो इसके लिए देखो जनरल रिक्वायरमेंट्स, तो एनर्जी एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट फुलफिल्ड डिफरेंटली। जितने भी एनर्जी के जो मटेरियल्स हैं या इनकी रिक्वायरमेंट तो सबको होती है, लेकिन उनको अपने बॉडी में इनटेक करने का जो मेथड है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। कैसे? जैसे कि सबसे पहले है ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होता है? सिंपल फूड मटेरियल्स को यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का यूज़ करके, और फिर ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं या कुछ बैक्टीरिया हैं, ये सभी अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मतलब सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस है, इनका यूज़ करके फूड बनाते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। ये क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट बनाया है सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा इन ऑटोट्रॉप्स ने, तो उनके द्वारा जो बनाए हुए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको यूटिलाइज करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर वन में बिफोर अपकीप एंड ग्रोथ के। इन सभी में कौन हेल्प करता है बच्चों? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो कि इस ब्रेकडाउन में, किसमें? इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के ब्रेकडाउन में इनकी हेल्प करते हैं। अब देखो ये जो हेटेरोट्रॉप्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंडेंस होता है? इनका डिपेंडेंस होता है सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर। इनमें ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आ सकते हैं? कौन कौन आते हैं? एनिमल्स और फंजाई। अब देखो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है बच्चों? मेनली प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ देखते हैं कि इस ऑटोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके द्वारा फुलफिल होगा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो देखो द प्रोसेस वेयर ऑटोट्रॉप्स टेक सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट टू स्टोर एनर्जी फॉर्म्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें कौन कौन से मटेरियल्स लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, वाटर लिया जाता है, और इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की में। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसका कहाँ यूटिलाइज होता है? यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे इसका यूटिलाइज कहाँ होता है? तो बच्चों इसका यूटिलाइज होता है प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, इन्होंने अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स बना लिया। अब बना लिया तो इनको स्टोर कहाँ करेंगे? तो बच्चों इनको स्टोर करते हैं एज ए स्टार्च के रूप में। और इनको द्वारा जो यूटिलाइज हो गया वो तो यूटिलाइज हो गया, और जो बच गया उसको स्टार्च के रूप में अपने एनर्जी के रिजर्व्स के लिए स्टोर कर लेते हैं। ह्यूमन एनालॉगी, तो सिमिलर टू एनर्जी फ्रॉम फूड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन और बॉडी। तो अगर सिमिलरली ऐसे ही कैसे? जैसे प्लांट्स के रूप में, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर लिए और यूटिलाइज करने के बाद में जो बचा उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। वैसे ही
जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी इन्होंने जितना यूज़ लेना था कार्बोहाइड्रेट्स को ले लिया, और जो बच गया उसको ग्लाइकोजन के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। हम देखें ये जो फोटोसिंथेसिस का नाम आया, तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले देखो इसकी इक्वेशन है, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, इसके कारण बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं, और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर के। और ये सभी जो ग्लूकोज ये सब बनता है वो किसकी प्रोसेस में, किसके अंडर में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के में। तो इसमें बच्चों क्या क्या प्रोसेस होगी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहले तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर बाद में इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें फिर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किए गए हैं उनको स्प्लिट करते हैं, अलग करते हैं, तोड़ते हैं, जिसके द्वारा किस में बनता है ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, क्योंकि इसमें कौन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। तो इस कारण क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन होने के बाद में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्या ये अचानक एक साथ बन जाता है, नहीं, ये क्या होता है, नॉट इमीडिएट होता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड तो नाइट में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और उनका एक इंटरमीडिएट इसमें बना लिया जाता है, जो कि शाम फिर मॉर्निंग टाइम में या फिर डे टाइम में उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। सेम इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स नीडेड होते हैं, जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट नीडेड होते हैं इसके बारे में आपने ऊपर देखा, क्या क्या नीडेड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ETC। अब बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे एब्जॉर्ब करी जाती है, तो इसके लिए क्या होता है, लीफ होती है, लीफ के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो हम पहले लीफ का एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं। अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करें केयरफुली, तो एक माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो हमें कुछ सेल्स दिखाई देंगी ग्रीन कलर की, ठीक है। ये ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई देंगे, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जैसे डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। ये जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, बट फूड मटेरियल डाइऑक्साइड्स एंड प्लांट्स एंड सम बिफोर दे अचीव दिस हेटरोट्रोप्स। तो बच्चों इन सभी चीज़ों के होने के लिए एक स्पेशली स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स के अंदर, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, स्टोमेटा। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टोमेटा है ये ओपन है, सेकंड वाला क्लोज है। स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of the leaves, massive amount of gas exchange take place in the leaves through leaves pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore of the in the function of the guard cells. The guard cells swell when water flows into them, cause the stomatal pores to open. Similarly, the pore close if the guard cells shrink. तो स्टोमेटा की प्रोसेस क्या है बच्चों, ये टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्लांट की जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। हालांकि जो गैसों का एक्सचेंज है वो इन लीव्स के स्टोमेटा पोर्स के द्वारा होता है, लेकिन पूरा जो स्टेम है इसके साथ साथ रूट्स हैं ये भी गैसों के एक्सचेंज करने के लिए कैपेबल होती है। अब देखो अगर मान लो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो क्या होगा, मास अमाउंट के अंदर वाटर का लॉस हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या होती है, स्टोमेटा के पास में गार्ड सेल्स होती है, ये गार्ड सेल्स होती है। तो क्या होता है, जब अगर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और इन गार्ड सेल्स में पानी की मात्रा, वाटर का लेवल बढ़ता है,
तो ये गार्ड सेल स्वेल हो जाती है, और स्वेल होने के बाद में क्या होगा, जो स्टोमेटा है वो फूल जाता है और खुल जाता है। और अगर मान लो कि इसके अंदर गार्ड सेल्स अगर श्रिंक होए यानी कि वाटर लेवल इनमें कम हो जाता है, तो श्रिंक होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इस तरीके से स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में मेन रोल प्ले करती है। अब बच्चों ये तो था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अब जो सेकंड न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन adapted to environment. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition depends on the type of availability of food material as well as how it obtained by the organism. तो बच्चों कि किस तरीके से एनवायरनमेंट से उनको फूड मटेरियल अवेलेबल होता है उसके अनुसार जो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर फूड सोर्स है स्टेशनरी है जैसे कि ग्रास है, और मोबाइल है जैसे कि डियर है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो काऊ दोनों में से ये होगा कि जो काऊ है या फिर जो लॉइन है वो दोनों एक तो हो जाएगा ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंडेंट और एक हो जाएगा उन हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट। इसी तरीके से सेकंड है स्ट्रेटजीज, रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज। देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड इज टेकन इन द यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जैसे ब्रेक डाउन एग्जांपल्स, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इन फूड मटेरियल्स को बॉडी के आउटसाइड एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। दूसरे ऐसे हैं जैसे कि अदर्स लाइक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडीज। तो कुछ ऐसे हैं जो पूरे के पूरे मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और वहीं पे इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। तो क्या अंदर लिया जाएगा और क्या उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा ये बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स पर न्यूट्रिशन के लिए ड्राइव्ड रहते हैं लेकिन उनको बिना किल किए। तो दिस पैरासाइटिक nutritive strategies is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, Amarvel, ticks, liches, lees and chapworm। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जैसे कि लीची है, लीच है, लाइस है, टिक्स है, अमरबेल या कस्कुटा है और टैप वर्म इटीसी। आपके सामने एक न्यूट्रिशन इन अमीबा का फिगर दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे कि किस तरीके से सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन करते हैं। तो हाउ ड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो और न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं ऑर्गेनिज्म, तो इसमें सबसे पहले है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड। सिंस द फूड एंड the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms। जैसा कि फूड को ऑब्टेन करने के वेज अलग अलग है वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो फूड को किस तरीके से एंटायर सरफेस से अंदर लेते हैं, और मान लो कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसके अनुसार लेते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ऑर्गेनिज्म की वैसे वैसे इनको जो स्पेशलाइज्ड जो पार्ट्स हैं वो इन डिफरेंट और वर्क को करने के लिए फंक्शंस को करने के लिए स्पेशलाइज्ड
हो जाते हैं। अब आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है अमीबा का, कि अमीबा है जो फूड को टेम्परेरी रूप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशंस जो कि सेल सरफेस पे होते हैं उनके द्वारा अपने फूड वैक्यूल्स बना के इनसाइड में अपने अंदर लेते हैं। जैसे देखो न्यूक्लियस है, ये सॉरी अमीबा है, इस फूड पार्टिकल जब इसके पास में आता है तो स्यूडोपोडिया जिनको अपन प्रोजेक्शंस बोलते हैं, ये इनके द्वारा ही अंदर लेता है और एक फूड पार्टिकल का बाहर एक फूड वैक्यूल बना लेता है, जो कि अमीबा के अंदर जाने के बाद में उस फूड वैक्यूल की आउटर लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाती है और इसका जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर घुल जाता है। The complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm। और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मीन्स जो फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर गया है वो बाद में डिफ्यूज़न के द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो भी क्या होता है, वापस सरफेस के पास में आता है और सेल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे पैरामीशियम है, इसमें भी अगर अपन इस हेटरोट्रोपिक या फिर इनटेक का न्यूट्रिशन के बारे में देखें तो पैरामीशियम विच इज़ आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। इसमें क्या है कि ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी जो शेप है पैरामीशियम की वो डेफिनेट होती है और इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से फूड को अंदर लिया जाता है। तो फूड इज़ मूव्ड इन दिस स्पॉट by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell। और इसमें इस जो स्पेसिफिक स्पॉट है उसके पास में जो फूड है वो मूवमेंट करता हुआ अंदर जाता है और सीलिया के द्वारा अंदर ले लिया जाता है। और ये सीलिया है इस पैरामीशियम की पूरी सरफेस को, सेल की सरफेस को कवर करके रखता है। तो बच्चों ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन था जो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर समझाया गया है। अब नेक्स्ट है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों अपने ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन है उसको अपन एलिमेंट्री कैनाल के रूप में भी बोलते हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बकल कैविटी से शुरू होती है और एनस तक चलती है। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर एक आध जगह पे डाइजेशन नहीं होता है और कुछ जगह पे डाइजेशन होता है, कुछ के बाकी की जगह पे डाइजेशन होता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल है एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड रहती है। अब इसमें डिफरेंट इस ट्यूब का या जिसे अपन एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट है जो स्पेशलाइज होता है अपने एक डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रोसेस क्या है। तो व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस द प्रोसेस हियर। तो अगर जो फूड है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके बाद में उसके साथ क्या होता है तो इसके बारे में हम इस आगे इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है बच्चों? इंजेक्शन होता है कि हम जो वेरियस टाइप का फूड ईट करते हैं, खाते हैं, वो किसके द्वारा, एक डाइजेस्टिव सेम ट्रैक्ट के द्वारा अंदर लिया जाता है। और ये जो नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू द जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर, दिस अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ फूड विद और टीथ। तो यह है जो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इन पार्टिकल्स को स्मॉल और सेम टेक्सचर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो अपना जो फूड है इसको टीथ के द्वारा क्रश किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं टीथ। जो टीथ है वो एक लाइनिंग है, कैनल इज स्पॉट, द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक दिस पैसेज स्मूथ। तो बच्चों टीथ है एक लाइनिंग है अपने इस कैनाल में सॉफ्ट या जो टीथ की, इसमें क्या है कि इस बकल कैविटी के अंदर ये होते कहाँ है, ये टीथ बकल कैविटी में। यहाँ पर ये जो रास्ता है उसमें को ये भोजन का जो रास्ता है जिसके बकल कैविटी से होते हुए स्टोमक में जाता है,
तो इसे भोजन को पहले स्मूथ बनाता है और वेट करता है, गीला करता है। यहाँ पर जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं, ईट करते हैं, तो और माउथ वाटर्स, अपने मुंह में पानी आता है, जो एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। जो मुंह में जो पानी आता है ना, वो सिर्फ पानी नहीं है, ये क्या है बच्चों, सलाइवा है, एक फ्लूइड है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, और ये सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अपन इसको देखें तो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of the biological catalyst called enzymes. तो बच्चों, जो हमें भोजन लेते हैं, जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। अगर इसको एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब करवाना है तो इन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस फूड को कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जिनको एंजाइम बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो सलाइवा क्या है। तो सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो सलाइवा है बच्चों, अभी अपन बताया था ना ऊपर, सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। तो सलाइवा है, उसके अंदर एक सैलिवरी एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज, वो होता है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल ग्लूकोज के अंदर, जिसे शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मिक्सिंग। द फूड इज मिक्स्ड थ्रोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टोंग। जो फूड है इसको सलाइवा के द्वारा मिक्स किया जाता है, और ये मिक्स करने का काम एक मस्कुलर टोंग के द्वारा किया जाता है। फिर बच्चों यहाँ से जो अपना फूड है वो कहाँ जाता है, बकल कैविटी के बाद में फूड जाता है बच्चों इसोफेगस के अंदर। तो इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. जो इस अगर हम बकल कैविटी के बाद में जो अपना भोजन है, जो फूड है, वो आवश्यक हो जाता है कि एक रेगुलेटेड मैनर से डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर आगे से आगे प्रोसेस हो। तो इसके लिए जो अपने जो इसोफेगस है, इसोफेगस में एक रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा अपना जो फूड है वो आगे से आगे फॉरवर्ड होता है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। और बच्चों इसोफेगस ही एकमात्र अपने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जहाँ पर फूड का किसी भी प्रकार से डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस के बाद में फूड जाता है आगे स्टोमक के अंदर। तो बच्चों स्टोमक है, टू फॉर्म द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमच थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। द स्टोमक इज ए लार्ज organ which expands when food enter in. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juice. बच्चों स्टोमक है जो अपने माउथ से जो फूड है स्टोमक या फूड पाइप या इसोफेगस के द्वारा कहाँ पर स्टोमक में लाकर छोड़ा जाता है। और स्टोमक है जो एक लार्ज ऑर्गन है जो कि अपने फूड जैसे एंटर करता है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। इसकी जो वॉल्स हैं स्टोमक की वो कैसी होती है, मोटी होती है, और ये अपने फूड को थोरोली डाइजेस्टिव करने के लिए और मिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों स्टोमक में ऐसा क्या है कि वहाँ पे फूड का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो जो द डाइजेशन इन द स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। जो डाइजेशन है स्टोमक के अंदर वो एक तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो स्टोमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्टोमक के वॉल्स में।
बच्चों इसके साथ साथ बच्चों दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको पेप्सिन बोलते हैं वो, और म्यूकस इनका सीक्रेशन करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्या काम है बच्चों, एसिडिक मीडियम क्रिएट करने का, जो कि इस फेज जो पेप्सिन एंजाइम है इसको आगे फैसिलिटेट करने या एक्शन करने के लिए काम में आता है। और इसी प्रकार से जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है, जो इनर लाइनिंग है अपने स्टोमक की उसको इस एसिड से, जो एसिड है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे बचाता है। वी हैव ऑफन हर्ड इस एडल्ट्स कंप्लेन अबाउट एसिडिटी। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कि कभी कभी अपन ने सुना होगा कि एसिडिटी क्या होती है। तो जो एसिडिटी इसी कारण से होती है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, तो एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। अब भोजन है ना बच्चों जो इस स्टोमक से निकल के अब जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। और यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर के द्वारा और पैंक्रिया के द्वारा जो सीक्रेशन होता है वो यहाँ रिसीव होता है। अब देखो लीवर के द्वारा क्या सीक्रेशन होता है बच्चों, लीवर के द्वारा बाइल जूस सीक्रेशन होता है जो कि गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस इस यहाँ पर एसिडिक मीडियम हुआ था ना इसका डाइजेशन या स्टोमक का, और जो फूड है एसिडिक हो गया था उसका अब मीडियम चेंज होके एल्कलाइन हो जाता है। कौन करता है इसको, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस, और यहीं पे फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। जो पैंक्रिया है वो क्या करता है, ये पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कि इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को, प्रोटीन को, इनको सिंपलर फॉर्म्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है। अब यहीं से जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका क्या काम है, तो जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर, इसी के साथ साथ जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये सब अब यहाँ डाइजेस्ट होना, अगर कंप्लीट डाइजेशन की साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर डाइजेशन होने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन भी तो होना है ना। तो बच्चों डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब्ड होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के अंदर, और इस वॉल्स में होती है इंक्रीज, कौन, विलीज होती है जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, जिसके द्वारा एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। अब जो यहाँ जो इमल्सिफिकेशन का नाम आया था अभी, एसिमिलेशन, सॉरी, एसिमिलेशन होता है, क्या होता है एसिमिलेशन, तो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है कौन सी जगह, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जहाँ से फिर उसका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जैसे कि प्रोटीन है इनको बनाने के अंदर काम में आता है। अब भोजन है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे निकल कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का और कुछ साल्ट्स का। अगर वो अनडाइजेस्टेड फूड है तो उसमें आके यहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, और जो रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट है उसको रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो बच्चों ये था डाइजेशन या न्यूट्रिशन, जिसमें अपन ने हेट्रोटाइप या और ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स टाइप का न्यूट्रिशन देखा। फिर इसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन, और फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी हासिल करी। अब जो नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस वो है रेस्पिरेशन। तो बच्चों रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म वेयर ए 6 कार्बन ग्लूकोज मोलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन into a 3 कार्बन पायरुवेट molecules. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो 6
कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उसको 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जिसे हम पायरुवेट बोलते हैं उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसमें ब्रेक डाउन किया जाता है। और ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना या ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, किस में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट बच्चों, इसके आगे जब ये पायरुवेट बनता है उसके आगे ब्रेक डाउन कैसे होता है इस पायरुवेट का, तो फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट कैन अक्यूर बाय डिफरेंट पाथवेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से हो सकते हैं वो पाथवेज? पहला है एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है कि इस पायरुवेट का आगे ब्रेक डाउन होना किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो इसमें अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ब्रेक डाउन होगा इस ग्लूकोज का तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस किस में होती है बच्चों, यीस्ट के अंदर। इसी तरीके से सेकंड है लैक्टिक एसिड के अंदर बनना, किसका, पायरुवेट का। जैसे कि मसल सेल्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा लेस हो जाती है, कम ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए, तो वहाँ पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखो पायरुवेट है जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये कहाँ पर होता है, जैसे मसल सेल्स के अंदर, ये ज़्यादा वर्क करने वाले मसल्स के अंदर। थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है बता बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसका जो रेस्पिरेशन की साइट है वो है सेल के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर। और इसमें रेस्पिरेशन के बाद में क्या बनता है बच्चों, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट का और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हायर मॉलिक्यूल्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब बच्चों जो रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन होने के बाद में हमने देखा कि एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती है इसके बारे में भी अपन देखते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाथों हाथ एटीपी बनाने के अंदर काम में आ जाती है। और जो ये एटीपी है बाद में फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए एज ए फ्यूल का काम करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है अपने सेल्स के अंदर, वो उसको बोलते हैं एटीपी। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो एटीपी है उसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं मोस्ट सेलुलर प्रोसेस के अंदर। और जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों वो किस काम आती है, एक तो एनारोबिक फॉस्फेट और एडीपी, इनको जोड़ करके एटीपी बनाने के काम में आती है। तो देखो एडीपी प्लस फॉस्फेट एटीपी हो जाता है, इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल एंड दिस इज यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। और बाद में इसी एटीपी का यूज होता है किसमें, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए भी। यूजेस ऑफ एटीपी, तो थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी टू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द यूजेज। जैसे अपन सोचते हैं कि कोई बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए। जैसे मान लो कि बैटरी से फैन भी चलता है तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई, लाइट जलती है तो इसको लाइट एनर्जी हो गई। इधर मान लो कि इसके द्वारा अगर किसी व्हील को चलाया जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी होता है या डिफरेंट वर्क किए जा सकते हैं। तो वैसे ही जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरे, तो इसी तरीके से एटीपी का भी यूज़ बच्चों सेल के अंदर बहुत सारे काम के अंदर आता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, नर्वस सिस्टम के अंदर जो इम्पल्स हैं उसको कंडक्शन के लिए और मैनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन।
जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथवे ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कैसे क्या है, कंप्लीट मात्रा में मिलती है या नहीं मिलती है। अगर एक सफिशिएंट ऑक्सीजन इनटेक होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे प्लांट्स में देखते हो आप, वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैस विदाउट थ्रू स्टोमेटा and the large intercellular space ensure that the all cells are in the contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. बच्चों जैसे कि प्लांट्स हैं उनमें गैसों का एक्सचेंज स्टोमेटा के द्वारा होता है, और जो इनके जो सेल्स है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के स्पेशली डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ एक्सचेंज होता है। फिर यहाँ से दे कैन गो इनटू सेल्स एंड अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर, और यहाँ से वो सेल्स के बाहर दूसरी जगह सेल्स में ले जाए जाते हैं और वहाँ से एयर के अंदर छोड़ दिया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। इस डिफ्यूजन की डायरेक्शन है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, गैसेज मूव फ्रॉम एरियाज टू हाई कंसंट्रेशन टू लो। जो ये गैसेज हैं ये हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के रूप में मूव करती है। जो डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि नाइट और डे का देखें प्लांट्स के अंदर, एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस अक्योर, जिसकी रात में किसी प्रकार का कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रात के समय कौन रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जाएगी, और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट ड्यूरिंग एट द डे टाइम। और जो डे टाइम है उसमें मेनली कौन रिलीज करी जाती है? ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स इवोल्यूट फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन गेट रिड ऑफ हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स फ्रॉम ब्रीदिंग एयर। एक्वेटिक एनिमल्स नीड टू यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जैसे कि कुछ डिफरेंट एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वाटर में उसका यूज़ करते हैं। अब इस जो डिजोल्ड अमाउंट है ऑक्सीजन का उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो, फेयरली लो इन वाटर कंपेयर टू एयर। हम जानते हैं कि पानी के अंदर एयर की कंपैरिजन के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। द ब्रीदिंग रेट हायर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑक्सीजन अमाउंट इन वाटर इज लो। फिश टेक वाटर थ्रू माउथ एंड फोर्स इट पास्ट गिल्स वेयर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। हम ये जानते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ऑक्सीजन लेने के लिए जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होती है? हाई होती है। क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए उसमें जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होती है। ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो बच्चों एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और इसको यूज़ लेने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स भी होते हैं। इसलिए क्या है, जब ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है उसको वो अपने जैसे देखो, ऑल हैव द स्ट्रक्चर्स दैट इंक्रीज सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। सरफेस एरिया इंक्रीज diffusion along insufficient in body is large, thick, moist and delicate surface protect inside the body lungs। तो जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को डिजोल्व करने के लिए, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न सफिशिएंट नहीं होता है। तो उसके लिए जो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए लंग्स हैं उसमें दूसरे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है
human being. Air taken into body through nostril filtered by fine hair lining passage. The passing through nostril warmed passes to lungs. जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर क्या होता है, जो बॉडी के बाहर नोस्ट्रल्स होते हैं जिसमें हेयर की लाइनिंग प्रेजेंट होती है रास्ते में, एयर पास होने के रास्ते में, जिससे कि जो है नोस्ट्रल है जो थोड़े वार्म होते हैं, पैसेज थोड़ा उसका वेट होता है जिसके कारण सारी डस्ट यहीं पे रुक जाती है। अगर हम इसके अपने ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आते हैं ट्रेकिया, किसके बाद में, नोस्ट्रल के बाद में। तो एयर पैसेज थ्रू थ्रोट रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज एंश्योर पासेज डज नॉट कोलैप्स। ये जो एयर है थ्रोट से होते हुए, मतलब नोस्ट्रल से होते हुए थ्रोट में आती है, और थ्रोट है उसमें क्या होता है, कार्टिलेज के लाइनिंग्स होती है जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है। नेक्स्ट बच्चों लंग्स। एयर रिचेज वाया ब्रांचेज इनटू स्मॉलर ट्यूब्स टर्मिनेटिंग द बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑल्विलाई। जो एयर है वो बहुत सारे फिर बाद में ट्रेकिया आगे आगे डिवाइड हो जाती है और बहुत सारे ब्रांचेस होते होते स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, और इसका जो लास्ट टर्मिनेटिंग एयर पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, और जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस एल्वियोलाई का सिंगुलर टर्म होती है एल्वियोलस। अब इस एल्वियोलाई क्या है बच्चों, एल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस फॉर द गैस एक्सचेंज। इट मीन्स यहीं पे गैस एक्सचेंज होता है। कंटेंस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इनमें भी ब्लड वेसल्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। ब्रीदिंग प्रोसेस विल लिफ्ट रिब्स एंड फ्लैटन डायफ्राम व्हेन ब्रीदिंग इन चेस्ट कैविटी एंड लार्ज। क्या होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो रिब्स हैं वो ऊपर उठती है और अपना जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, जिससे कि चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, और चेस्ट कैविटी बढ़ने के द्वारा कारण लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसके अंदर एयर फिल हो जाती है, और यहीं पे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। जो कार्बन डाइऑक्साइड लाई हुई है वो यहाँ पर छोड़ दी जाती है, और जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है ये ऑक्सीजन है पूरी बॉडी के अंदर ले जाई जाती है, और वहीं से फिर ऑल सेल्स के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्स, इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या होता है बच्चों, एल्वियोलर जो एल्वियोलाइज हैं उसके अंदर पहले से ही और एयर फिल रहती है। डू यू नो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू द हेल्थ। इसके कारण क्या हो सकता है बच्चों, लंग कैंसर। कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोवाइड द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया टू रिमूव जर्म्स, डस्ट, हार्मफुल पार्टिकल्स एंड इनहेल्ड एयर। क्या होता है, अपने जो लंग्स हैं उसका पहले जो अपने विंड पाइप है, इस विंड पाइप के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं, जो अपने एयर में आने वाले जर्म्स, डस्ट, हार्मफुल पार्टिकल्स इन सभी को वहाँ पे रोकती है। लेकिन जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या करती है, इन्हें सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण जो एयर है अब आगे क्लीन होकर अंदर नहीं जाएगी, और अगर अंदर क्लीन होकर नहीं जाएगी तो बहुत सारे केमिकल्स हैं अपने इस लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, जिससे कि लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है और इससे ही कफ और लंग कैंसर होने लग जाता है। इसके अलावा देखो बच्चों और है टोबैको। तो यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सिगरेट, सिगार, हुक्का, गुटखा, बिड्स, ये सभी क्या होता है, हार्मफुल होता है। इससे मोस्टली अपना हार्ट और लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं, और स्मोक लाइक टोबैको जो कि और भी ज़्यादा हार्ट अटैक के रिस्क होता है उसके कारण। स्मोक है, प्लूमेनरी डिजीज़ है, सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, हाई incidence of the oral cancer in India due to chewing gutka. Say no to tobacco and its products. नेक्स्ट
से बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसको जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फूड का किया जाता है, और वेस्ट इन सब का किया जाता है। और इन सभी के लिए एक पूरा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो बच्चों जो अपना जो ब्लड है, ब्लड को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और जो ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा का बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स सस्पेंडेड होती है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, इसमें होता है आरबीसी जो कि ऑक्सीजन लेने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी की जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करती है, प्लेटलेट्स जो कि क्लोटिंग बनाने का काम करती है। अब अपना जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसका जो मेन पार्ट है वो है हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि अपने फिस्ट, मुट्ठी के आकार के जितना बड़ा होता है। इसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सेपरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, और ऑक्सीजन रिच ब्लड हैज़ फ्रॉम लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू हार्ट फॉर पंपिंग द बॉडी। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये हार्ट से लंग्स में भेजा जाता है, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो सके, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से बॉडी कहाँ पर, हार्ट में भेजा जाता है, जहाँ से पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र किया जा सके, पंप किया जा सके। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया नाम, अभी टर्म आया, तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑर्ट्रियम। कहाँ पर आता है, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आता है। यहाँ पे लेफ्ट ऑर्ट्रियम के अंदर आएगा पूरे, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और यहाँ से फिर रिलैक्स व्हेन द कलेक्टिंग देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो यहाँ से फिर ब्लड है पूरे बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों पूरी बॉडी से होते हुए, ये पूरी बॉडी से होते हुए कहाँ पर आएगा, राइट ऑर्ट्रियम के अंदर, जो राइट ऑर्ट्रियम में आएगा। और जब ये राइट ऑर्ट्रियम रिलैक्स होता है तो इसमें आके फिल हो जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है राइट ऑर्ट्रियम से, तो कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल उस टाइम रिलैक्स में रहेगा। और जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पूरा ब्लड जाता है फिर यहाँ से कहाँ पर, लंग्स के अंदर। तो बच्चों इन सभी चीज़ों के भाई आर्ट्रियम से अगर वेंट्रिकल में आ रहा है, और वेंट्रिकल से वापस हार्ट में या फिर बॉडी के अंदर या फिर लंग्स के अंदर जा रहा है, तो इस ब्लड को वापस आर्ट्रियम में नहीं जाना है। इससे रोकने के लिए क्या होता है, इसमें वॉल्व्स होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ब्लड डज एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आर्ट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो इसके ब्लड को वापस अपोजिट डायरेक्शन में या फिर वापस बैकवर्ड फ्लो नहीं हो, इससे बचाने के काम में काम करते हैं। नेक्स्ट है सेप्टम। तो सेप्टम क्या करता है बच्चों, सेप्टम है जो हार्ट को, जिसको अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको आपस में मिक्स होने से बचाने का काम करता है। या हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सेपरेट करता है। बच्चों एक टर्म आएगा डबल सर्कुलेशन, ये इम्पोर्टेंट टर्म है कि ब्लड गोज थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन वर्टिब्रेट्स। एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने से पहले ब्लड 2 बार हार्ट में से होकर जाता है, और ये वर्टिब्रेट्स का एक स्पेशल फीचर है। ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड इन लंग्स।
ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर एंटर करती है ब्लड में, और यहाँ से पल्मोनरी जो वेन है वो लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट आर्टरी ऑफ बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम लंग्स, जो लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती है। और कैपिलरीज हैं वो बॉडी ऑर्गन्स कैनागवा टू राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, कैपिलरीज फ्रॉम लंग्स। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि ब्लड को लाने और ले जाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। बच्चों ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? आर्टरीज होती है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाती है, और वेन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच को पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर लेकर आने का काम करती है। तो आर्टरी वॉल्स है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर को टॉलरेट कर सके। और कैपिलरीज है उसकी वॉल थिन होती है, इनकी जो आर्टरी ब्रांचिंग एक्सचेंज मेटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स जॉइन टू द वेन्स। ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स ब्लड एक्सर्ट ऑन द आर्टरी वॉल्स, सिस्टोलिक पंपिंग एंड हायर देन डायस्टोलिक फिलिंग। स्पेग्नोमीटर क्या होता है? मेजर ब्लड प्रेशर। लिम्फ क्या होता है बच्चों? अनदर फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये भी प्लाज्मा की तरह सिमिलर होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है। इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन होते हैं, ड्रेन, जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा बाहर इंट्रासेलुलर जो स्पेस है उसके अंदर ड्रेन हो जाते हैं, और ये आपस में ज्वाइन होकर एक लार्ज लिम्फ वेसिकल बना लेता है, जो कि एम्प्टी वेन्स के अंदर एम्प्टी हो जाता है। इस लिम्फ का क्या फंक्शन होता है बच्चों? ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट है उसको इंटेस्टाइन के अंदर ले जाने का काम करता है, और ये एक्सेस फ्लूइड है जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ से जो एक्सेस फ्लूइड है उसको वापस ब्लड के अंदर डालने का काम करता है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो बच्चों प्लांट है, we have discussed how plants take a simple compound carbon dioxide water synthesize energy strong compounds। तो इसके बारे में अपन आगे पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है। तो बच्चों प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जी स्टोर या फिर जैसे मान लो कि जैसे वेसिकल्स होती है, वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, वैसे यहाँ पे स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो इसमें दो प्रकार का पाथ भी होता है, जो एक तो जिसको अपने या दो प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनके बारे में एक एक देखते हैं बच्चों। जाइलम फ्लोएम ये वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम मूव्स वाटर मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम रूट्स। जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल को रूट से अपवर्ड साइड में मूव करता है, जबकि फ्लोएम है वो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है उनको लीव्स से अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब देखो यहाँ देखो वाटर ट्रांसपोर्ट है सॉइल टू लीव्स के रूप पास में और यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, रिमाइंडर लॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन, एवोपरेशन फ्रॉम लीव्स स्टेम पुल्स वाटर अप। जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ सॉइल टू लीव्स होता है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा या फिर जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी का जो लॉस्ट होता है उसके कारण एक सक्सेशन फोर्स अप साइड के अंदर लगता है जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है बच्चों? तो ट्रांसपिरेशन है हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, और क्रिएट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, और वाटर ऑब्जॉर्प्शन है ना सॉइल से उसको क्रिएट करता है, और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल को इसके कारण ही होता है। फिर ट्रांसलोकेशन, जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनका ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन कहलाता है, और ये किस में होता है? फ्लोएम के अंदर। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा, यानी कि एनर्जी का यूज करते हुए जाता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम मटेरियल मूव्स इनटू फ्लोएम
materials moves into phloem, osmotic pressure increase, water moves in material moves to lower osmotic pressure tissue। ऐसे बच्चों जो वाटर वेपर है वो लीव्स के द्वारा लीव्स के द्वारा छोड़ी जाती है और पानी का काम एब्जॉर्ब करने का काम रूट्स करता है। नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है एक्सक्रेशन। तो बच्चों वेस्ट रिमूवल, वी हैव डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्ट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। हमने रेस्पिरेशन के अंदर किस तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कौन से गैसियस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, इनको किस तरीके से निकाला जाता है ये अपन ने पढ़ा था। अब देखो दूसरे अदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके द्वारा भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव किया जाता है एक बायोलॉजिकल वेस्ट के रूप में, जिसको अपन मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रेशन। तो प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रेशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट वेरियस स्ट्रेटजीज, और इस एक्सक्रेशन के लिए डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी होती है। जो मैनी यूनिसेलुलर है उनमें वेस्ट सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से हो जाता है, और जबकि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर रहते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। तो एक्सक्रेशन के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक्सक्रेशन के लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें एक पेयर ऑफ किडनी होती है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जिसको यूरिथ्रा सहित ये उसके अंदर होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पेयर ऑफ किडनी है और ये पेयर ऑफ यूरिथ्रा है, यूरिनरी यूरेटर है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। ये यहाँ पे फिगर इस जगह गलत लग गया, अब इसको मैंने सुधार के वापस सही कर दिया है। तो इसमें बच्चों जो सबसे पहले है किडनी। तो ये किडनी कितनी होती है बच्चों, 2, यानी कि एक पेयर होता है। कहाँ होंगे, एब्डोमेन में होगा, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, और जो बैकबोन है उसके दोनों साइड के अंदर पाए जाते हैं। इसमें यूरिन प्रोड्यूस होता है और यूरेटर के द्वारा ये वापस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर स्टोर हो जाता है और यहीं से वापस यूरिथ्रा के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। तो यूरिन कैसे बनता है बच्चों, तो यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए इसमें क्या होता है, फिल्टर होता है वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से, जो जिसमें से जो यूरिया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और अनयूज्ड प्रोटीन्स के अंदर, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये फिर ब्लड के अंदर किडनी के द्वारा रिमूव किया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ये किडनी है, किडनी की जो नेफ्रॉन्स है इसको बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट बोला जाता है। जैसे कि लाइक ग्रीन प्लांट्स रिमूव सम वेस्ट वाया लीव्स फॉलिंग आउट। ऐसे जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में क्या होता है बच्चों, क्लस्टर होता है थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का, और हर एक कप शेप्ड होती है जिसको अपन बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ देखो आप, बाउमेन कैप्सूल होता है ये, और यहीं पे कैपिलरीज का एक फुल डेंस कैपिलरीज रहती है जिसको अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है जहाँ पर यूजफुल जो सब्सटेंस है उनको वापस एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसमें से ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, साल्ट है, वाटर इनका रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। फिर कुछ ब्लड के अंदर है उसको रह जाता है जैसे यूरिया वेस्ट, और ये सारे यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये यूरिन अमाउंट है ये रेगुलेट द रीएब्जॉर्प्शन एक्सेस वाटर फ्रॉम द डाइल्यूट यूरिन। बच्चों मान लो कभी कभी अपनी किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल एक किडनी यूज़ करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। तो किडनी वाइटल फॉर सर्वाइवल। अब किडनी है एक अति आवश्यक ऑर्गन है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर ये फेलियर हो जाता है तो इसके द्वारा अगर मान लो कि किडनी फेल हो जाती है तो बहुत सारे पॉइजनस वेस्ट हैं वो अपने ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि उनकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि डेथ भी हो सकती है। तो जैसे अब देखो, पहला है आर्टिफिशियल किडनी। तो डिवाइस दैट रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस, यह एक वो डिवाइस है जिसके द्वारा नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो डायलिसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जो सेमी परमेबल होते हैं, और ये एक लाइनिंग एक टैंक के अंदर सस्पेंडेड होते हैं जिसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशंस भरे होते हैं। और ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशंस होता है इस टैंक में भरा हुआ, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड की तरह ही होता है। ऐसे जो पेशेंट है उनका ब्लड है जिनमें किडनी फेलियर की समस्या है, उनका जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के द्वारा के अंदर पास किया जाता है, और यहाँ से जो वेस्ट है वो डिफ्यूज़ हो जाता है कहाँ पर, टैंक के अंदर, और वहाँ से जो प्यूरिफाइड ब्लड है वापस बॉडी के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये सेम वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे कि किडनी होती है। लेकिन बच्चों किडनी में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का इन सब का, लेकिन यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसके अलावा कुछ एक और टॉपिक है अपने यहाँ, वो है ऑर्गन डोनेशन। तो बच्चों ऑर्गन डोनेशन कौन कर सकता है, तो जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग ऑर्गन टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन्स। तो जनरली कौन किसके लिए किया जाता है कि ऐसे कोई ऑर्गन जो सफरिंग या बायोलॉजिकल फंक्शन है, नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन है, उसे सफर्ड हो रखे पर्सन को किया जाता है। इसमें या तो पूरा का पूरा ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है या फिर उसका कुछ पार्ट डोनेट किया जा सकता है। अभी डोनर कौन होता है, जो भी पेशेंट है उसके फैमिली का या उसका रिलेशन का, यहाँ पर किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो ऑर्गन डोनर बन सकता है। टिश्यू डोनर भी होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव द ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। जो ट्रांसप्लांट क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड बिकॉज recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury. In organ transplantation, organ is surgically removed from one person, organ donor, and transplanted to other person, the recipient. तो जो क्या होता है कि कोई रेसिपिएंट होता है जिसकी बॉडी में कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है या फिर वर्क करने से फेल हो जाता है किसी डिजीज़ के द्वारा, इंजरी के द्वारा, तो वहाँ पर ऑर्गन को सर्जिकली रिमूव करके ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो रिमूव तो किससे किया जाएगा, जो कि इफेक्टेड पर्सन हो, ठीक है, उसमें, और किसके द्वारा, किसका से लेते हैं, डोनर का, और रिसिपिएंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कॉमनली कौन से ट्रांसप्लांट होते हैं बच्चों, तो इंक्लूड कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लिवर, पैंक्रिया, लंग्स और इंटेस्टाइन। बोन मेरो भी इसमें ट्रांसप्लांट होता है। और मोस्ट जो ऑर्गन है टिश्यू डोनेटर जस्ट आफ्टर द डोनेशन हैज़ डाइड एंड व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर द पर्सन ब्रेन डेड। तो ये डोनर कौन हो सकता है, या तो किसी एक्सीडेंट के द्वारा, या फिर कोई मर गया हो और मरने के जस्ट बाद में, या फिर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया हो, तो वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी है जो कि जैसे कि किडनी है, पार्ट ऑफ लिवर है, लंग्स हैं, या फिर टिश्यू, ये है जो डोनर को जीवित रहते हुए भी डोनेट किया जा सकता है डोनर द्वारा। अब प्लांट्स में एक्सक्रेशन बच्चों, तो प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रेशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बच्चों जैसे एनिमल्स के अंदर पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वैसे प्लांट्स में नहीं होता है। इनमें कुछ एक अलग स्ट्रेटजी होती है जिसके द्वारा प्लांट्स एनिमल से डिफर एक्सक्रेशन करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के द्वारा निकलने वाला, तो वो भी एक तरीके से प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। देखो, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। दे कैन गेट रिड ऑफ द एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ये सारा का सारा एक्सेस वाटर है, ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और पहले हम पढ़ ही चुके हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉर अदर वेस्ट्स
plants have their own strategy. Many plants' waste products are stored in cellular vacuoles. Waste products may be stored in leaves that fall off. तो इसी प्रकार से कुछ अदर वेस्ट है जैसे कि प्लांट है वो अपनी स्ट्रेटजी रखते हैं कि किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं, कुछ है जो लीव्स के द्वारा बाहर नीचे गिरा दिए जाते हैं। कुछ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स। रेजिन या गम्स के अंदर स्टोर रहते हैं स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। और प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स है कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको सब्सटेंस है उनको सॉइल के अंदर भी रिलीज कर देते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर था अपना लाइफ प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।